तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानियां हो सकता है कि आपको थोड़ी अजीब लगे, मगर मैं कर भी क्या सकता हूं। जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि मैं हर किसी की कहानियों को अपने इस चैनल पर जरूर डालता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी की भी कहानियां ना लेकर उसका जरा भी दिल दुखाऊं। बाकी दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम जस्सा है। मैं पंजाब रोपर से हूं। मैं एक मैकेनिक हूं। मैं ठीक एक कंपनी में जॉब करता था। वो मेरे घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरी रात की शिफ्ट होती थी, शाम 6:30 बजे से सुबह के 3 बजे तक। एक दिन मैंने ड्यूटी ऑफ करी और मैं और मेरा दोस्त हम दोनों अपनी अपनी बाइक से कंपनी से बाहर निकल गए। उसका घर मेरे घर से पहले था, तकरीबन 20 किलोमीटर। हम ठीक साथ साथ आते गए। सुनसान रोड थी। चलते चलते जब उसका घर आ गया तो ठीक वो अपने घर की तरफ टर्न लेकर आगे चला गया। उस वक्त मैं अकेला सुनसान उस रोड पर चुपचाप जा रहा था। वैसे भी मुझे रोज के आने जाने की आदत थी, लेकिन दोस्तों उस दिन ठंड बहुत थी और फॉग भी कुछ ज्यादा ही थी। सामने का नजारा देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। चलते चलते थोड़ी ही दूरी पर मैंने एक पुराने कुएं के पास ठीक रोड के सामने एक औरत को देखा जो कि शादी की ड्रेस में थी। उसने उस वक्त बहुत सारे गहने जेवर पहन रखे थे, इतने अंधेरे में भी, जो कि बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उसे देखकर मैं एकदम से बहुत डर गया, क्योंकि वो अचानक से अपने हाथों को हिलाए जा रही थी। मेरे देखते ही देखते वो कुएं के पास जाकर अचानक कहीं गायब हो गई। मैं हिम्मत करके उस जगह से थोड़ी आगे पहुंच गया। मैंने एक नजर जब घुमाकर देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। वहां बस एक अजीब सी सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी, जैसे कोई जानवर मरा हुआ हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई मुझे आगे जाने के लिए आवाज दे रहा हो। एक ऐसी आवाज एकदम रिलैक्स, बिल्कुल धीमे तरीके से। दोस्तों, मैं समझ चुका था कि यह कोई प्रेत आत्मा है। मैं वहां से एकदम तेजी से भागने लगा। मैं ऊपर वाले का लगातार नाम जप रहा था। यकीन कीजिएगा, घर पहुंचने तक मुझे पीछे से हंसने और मेरा नाम लेने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं घर जाकर चुपचाप सो गया और ठीक दूसरी शाम जब मैं काम पर गया तो मैंने अपनी ये सारी बातें अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा कि वहां पर एक शादी वाली कार का एक्सीडेंट हुआ था और लड़की की डेथ उसी वक्त हो गई थी। बस तभी से वहां कुछ लोगों को वो शादी की ड्रेस में दिखाई देती है, और तो और कई लोगों के उसके चक्कर में एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। दोस्तों, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, पर जब खुद की आंखों से देखा तो यकीन होने लगा। इसके बाद मैंने अपनी डे शिफ्ट करवा ली और कुछ समय के बाद मैंने वो कंपनी ही छोड़ दी। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी जस्सा की कहानी। इस कहानी में इन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ हमें अपनी उस घटना के बारे में बताया जो कि देर रात घर आते वक्त इनके साथ घटी थी। बाकी आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, 2001 की बात है। मेरी कजन सिस्टर, जो कि हमारे शहर से कुछ ही 2 घंटे की दूरी पर एक गांव में रहती है, उस वक्त मेरी उम्र 12 साल की थी। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन हमारे घर पर हवन था। अचानक मेरी सिस्टर की बॉडी में कपकपी होने लगी। घर के सभी लोग पूछने लगे कि कौन हो आप। तो उन्होंने कहा कि मैं कुलदेवी हूं आपकी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी तो मैं इसके शरीर में आई हूं। दोस्तों, वो इधर उधर की बातें करने लगी।
ऐसे ही करते करते धीरे धीरे ये रोज का हो गया। हमने बहुत पंडित बाबा को दिखाया, लेकिन कोई बता नहीं पाया कि आखिर क्या है उसके शरीर में। समय बीतता गया, पूरा साल गुजर गया। उस वक्त हमें हमारी ही कास्ट के एक बाबा मिले। उनकी उम्र तकरीबन 80 साल के आसपास थी। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को मेरे पास लेकर आओ। जब हम उन्हें बाबा के पास ले गए तो दीदी वहां पर भी अचानक से कपकपाने लगी, कहने लगी कि मैं इनकी कुल देवी हूं। लेकिन दोस्तों, बाबा ने 2 मिनट में बता दिया कि तुम 2 चुड़ैल हो। पहले तो दीदी मना करने लगी, फिर कुछ देर बाद बाबा ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। बाबा ने अपने तरीके से पूछा, तब जाकर वो सच बोली। कहने लगी कि हाँ, वो चुड़ैल है। बाबा ने बड़ी मशक्कत की। आखिर में उसने बहुत कुछ मांगा, जैसे कि दुल्हन का पूरा श्रृंगार। दोस्तों, उसने जो कुछ भी मांगा वो तो हमने दिया ही, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई कि आखिर वो दीदी पर आई कैसे। हालांकि हमने सारा सामान एक सुनसान जगह पर रख दिया था, तब जाकर कहीं दीदी तब से लेकर अब तक ठीक है। दोस्तों, अगर आपको इस बारे में जरा सा भी मालूम हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, कभी कभी हमें वजह मालूम नहीं चल पाती, लेकिन सामने वाला ठीक करके आगे निकल जाता है। ठीक इसी तरह अगर आपको इस केस के बारे में जरा सा भी पता हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रीता मिश्रा है। मैं वाराणसी से हूं। एक दिन की बात है जब मैं 13 साल की थी। उस वक्त मेरी मां की बुआ की मौत हो चुकी थी। मुझे ठीक उस रात कुछ अजीब सा लग रहा था। आपको बता दूं कि हम एक सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। हमें कुछ ही दिन हुए थे वहां शिफ्ट हुए। वैसे मैं जिस कॉलोनी में गई वो कॉलोनी बहुत सुनसान भी थी। खैर, उस समय मंदिर भगवान की फोटो वहां पर शिफ्ट नहीं हुई थी। दूसरी तरफ मुझे अजीब सा लग रहा था और मैं डर भी रही थी, क्योंकि उस वक्त बुआ की डेथ हो गई थी। मैं ठीक चुपचाप अपनी मां के बगल में लेटी थी। लेटे लेटे अचानक मेरे पैरों पर हवा लगने लगी। मैंने ध्यान से देखा तो पूरे घर में अंधेरा था और एकदम सीधा लेट गई। कुछ समय बाद मेरी नजरें बाहर की तरफ गई। बाहर धीरे धीरे हवा चल रही थी, क्योंकि पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। न जाने क्यों पर मैं उस वक्त सिर्फ मां की बुआ के बारे में सोच रही थी। उसी बीच अचानक मेरी मां धीरे धीरे कुछ बोलने लगी। यकीन मानिए, मैं पूरी तरह से डर गई। अब मुझे मां से डर लग रहा था। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही सोच लिया था और बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं पूरी तरह ठंडी पड़ गई। थोड़ी देर में कुछ अजीब सी रूम में आवाज आई। मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बोल पा रही थी। मैं पिताजी को बुलाना चाहती थी। मैं पिताजी और चाचा को आवाज लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन आवाज निकल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे मेरा दम घुट रहा था। मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं एक तरह से मर गई हूं। मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो गई थी। किसी तरह मैंने मां को उठाया और रोने लगी। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है। फिर समझ आया, और अब तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है पर डर नहीं लगता। शायद मेरे हाथ में महाकाल महादेव का रक्षा धागा बंधा हुआ है। साथ ही मैं एक ब्राह्मण परिवार की लड़की हूं। समय के साथ साथ जब भी कुछ ऐसा होता है, मानो जैसे दम घुटना या आवाज का ना निकल पाना, तो मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ती हूं। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। पर दोस्तों, सवाल वहीं का वहीं है कि आखिरकार ये सब होने की वजह क्या होगी। अगर आपको जरा सा भी मालूम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी रीता मिश्रा की कहानी। कहानी में आपने देखा कि किस तरह कई बार इंसान किसी परेशानी को लेकर फ्यूचर में भी जूझता रहता है। नहीं मालूम कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। अगर आपको जरा सा भी मालूम हो तो इनकी सहायता जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरफ।
आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आरिश है। मेरा गांव यूपी के किशनगंज जिले में है। मैं बस अपने गांव का नाम नहीं लेना चाहता। एक दिन की बात है, उन दिनों गांव में वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। उस वक्त हम सभी दोस्त रिजवान, जाहिद और अल्फेज खेत में वॉशरूम के लिए गए। वहां ठीक खेत में एक कुएं के पास हम लोग बैठकर वॉशरूम करने लगे। तभी वहां अचानक एकदम से एक लड़का आया और हम सबको बोला कि यहां ये सब मत करो वरना जान से जाओगे। दोस्तों, हम लोग उसकी बात सुनकर वहां से तुरंत भागे। उस वक्त मेरा दोस्त रिजवान हमसे पीछे था। न जाने क्यों पर एकदम से उसकी चप्पल खेत में फंस गई। पर किसी तरह हम लोग भागकर वापस घर आ गए। जब हमने इस बारे में सबको बताया तो पता चला कि बहुत समय पहले गांव का एक बंजारा अपनी सौतेली मां से मार खाने की वजह से उसने कुएं में अपनी जान दे दी थी। दोस्तों, यकीन कीजिए, हालांकि हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तब से लेकर अब तक मैं उस खेत में कभी नहीं गया। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जैब है। मैं आपके लिए एक शानदार किस्सा लेकर आया हूं। यह घटना मेरे साथ 2020 में घटी थी। मैं उस टाइम पर ट्रक कंडक्टरी करता था। मेरी सैलरी भी इतनी नहीं थी कि मैं घर का खर्चा चला सकूं। साथ ही आपको एक बात बता दूं कि मेरा एक बड़ा भाई भी है, लेकिन उससे ना तो घर वालों की और ना ही मेरी कोई अच्छी खासी बनती है। वो सब कुछ अपनी मर्जी से ही करता है। बस इसीलिए हम उससे ज्यादा बात नहीं करते। वैसे ट्रक कंडक्टर का काम कोई मेहनत का काम नहीं है। मैं ठीक अपने उस्ताद के साथ कोलकाता का स्पंज लोड करके निकल गया। उस वक्त ठंड बहुत ज्यादा थी और कोहरा भी। पूरी रोड पर 2 या 3 मीटर का ही नजारा साफ दिख पा रहा था। उसी बीच अचानक से एक कार बहुत तेजी से हमें ओवरटेक करके चली गई। मेरा उस्ताद उसे देखकर हड़बड़ा गया। उसने अचानक गाड़ी को इधर उधर करना शुरू कर दिया। उसी बीच उसने इतनी तेज ब्रेक मारी कि मेरा सर कांच पर जाकर लगा। पर किस्मत देखो, जहां गाड़ी रुकी वहां एक क्लिनिक था। इसके बाद मेरे उस्ताद ने मेरी पट्टी करवाई और फिर हम एक बार दोबारा चलने लगे। 2-4 किलोमीटर चलने के बाद अचानक से टायर फटने की आवाज आई। उस्ताद ने एकदम से ब्रेक मारा और मुझसे कहने लगा कि जा नीचे उतर कर देख। मैंने कहा ठीक है। मैं टायर चेक करने के लिए मोबाइल की टॉर्च लेकर नीचे उतर गया। दोस्तों, मैंने सारे टायर चेक किए। मैंने पाया कि कोई भी टायर फटा हुआ नहीं था। मैं ठीक गाड़ी में बैठने जा ही रहा था कि अचानक मैंने पीछे देखा तो गाड़ी के पीछे से लाल धुआं आ रहा था। ये सब बताने के लिए मैं गाड़ी की खिड़की खोलकर ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक मेरा किसी ने हाथ पकड़ लिया। ध्यान से देखा तो वो मेरा उस्ताद ही था। कहने लगा कि तूने सारे टायर चेक किए? मैंने कहा हाँ, और ये भी सोचने लगा कि ये कब गाड़ी से नीचे उतरा और यहां तक कैसे आ गया। मेरे उस्ताद ने कहा कि एक टायर पंचर है। मैंने समय देखा तो उस वक्त 2:30 बज रहे थे। मैंने तुरंत कहा कि कौन सा टायर पंचर है। उस्ताद मुझे ठीक गाड़ी के पीछे ले गया और मुझसे कहने लगा कि ये टायर पंचर है। दोस्तों, एक बात बताऊं, मेरे अंदर सिगरेट और बीड़ी पीने का ऐब है। उस वक्त मेरी जेब में लाइटर भी था। न जाने क्यों पर अचानक से मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने जब उस्ताद की तरफ देखा तो वो मंजर देखने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वक्त मेरे उस्ताद की आंखें बिल्कुल सफेद थी और उसकी नाक से खून निकल रहा था। धीरे धीरे वो साइज में बड़ा होता जा रहा था। मैं समझ चुका था कि या तो कोई जन्नात है या फिर कोई छलावा। मैंने तुरंत अपनी जेब से लाइटर निकाला और जैसे ही मैंने लाइटर जलाया तो अचानक वो राख की तरह कहीं हवा में गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, वो जाते जाते कह गया कि आज तो तू बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। दोस्तों, इसके बाद जब मैं गाड़ी में जाकर बैठा तो मैंने पाया कि मेरा उस्ताद तो सोया हुआ है। मैंने तुरंत उसे उठाया और हम वहां से निकल गए। आगे जाकर कुछ ऐसा मंजर सामने आया कि एक ट्रक बिल्कुल एकदम हमारे जैसा लेकिन साइज में 4 गुना बड़ा, उसके हॉर्न की आवाज से हमारी गाड़ी के कांच तक टूट गए। वो हमें टक्कर मारता हुआ हमसे आगे निकल गया। जब आंखें खुली तो गाड़ी पलट चुकी थी
उस्ताद दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे थे। मैं सोच में था कि अब आगे क्या करूं। इतनी ठंड में पसीने छूट रहे थे, मेरे पैरों पर भी चोट आई हुई थी। मैं धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ा कि अचानक से मुझे एक आवाज आई। वो आवाज मुझसे कह रही थी कि किसे ढूंढ रहे हो। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरा उस्ताद पहले से ज्यादा खतरनाक रूप में था। दोस्तों, उसे देखकर मैं बहुत जोरों से चिल्लाया और अचानक मेरी आंखें खुली। उस्ताद ने मेरे चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारा था। वो मुझसे कह रहा था कि क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं। मैं सोच में था कि शायद कोई बुरा सपना देखा था और इसे भूल जाना ही बेहतर होगा। दोस्तों, इसके बाद हम कोलकाता पहुंचे और गाड़ी खाली करके दूसरी जगह लोड करने पहुंच गए। हमने तुरंत अपना सारा काम खत्म किया और चुपचाप वहां से निकल गए। चलते चलते और ठीक एक बार फिर से वही ट्रक हमारे बिल्कुल सामने आया, लेकिन इस बार उसका साइज हमारे ट्रक के एकदम बराबर था। मैंने देखा कि उसमें हमारे उस्ताद जैसा दिखने वाला एक आदमी बैठा था। वो ठीक जैसे ही करीब आया, उसने मुझसे कहा कि मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, इतना सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने तुरंत रॉड निकाली और उसे मारने के लिए पलटा। पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं एकदम चौंक गया। चलते चलते फिर दोबारा से मुझे टायर फटने की आवाज आई। आवाज सुनते ही उस्ताद ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। आवाज सुनते ही मैंने उस्ताद से कहा कि इस बार मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, इतना सुनते ही उस्ताद ने मुझे गाली देकर नीचे उतार दिया। दोस्तों, मुझे उस वक्त नींद आ रही थी, पता नहीं कैसे, पर मेरी आंखें लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं गाड़ी के बाहर ही था, एकदम सड़क के बीचों बीच। गाड़ी एक बार फिर पलटी हुई थी। इस बार मैंने जब गाड़ी के पीछे जाकर देखा तो उस्ताद मरा पड़ा था। उसके सर पर किसी ने रॉड मारी हुई थी। बस इतना ही देखा था कि मैं धीरे धीरे कदम पीछे बढ़ाता हुआ वहां से भागने की सोचने लगा। मैं ठीक जैसे ही पलटा कि मैंने देखा कि वही उस्ताद जैसा दिखने वाला वो छलावा ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसने ठीक मेरे सर पर तेज धारदार कुल्हाड़ी मारी, जिसके बाद मैं सीधा जमीन पर गिर पड़ा। क्या बताऊं आपको, मैं अब तक उसी रोड पर सड़ता रहता हूं। अगर कोई मेरी इस कहानी को सुन रहा है तो प्लीज मुझे आकर उठाओ। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी ज़ैब की कहानी, जो कि शायद उन्होंने खुद से बनाई होगी। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मैं कहानियों को लेकर बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहता। बस आपसे इतना कहूंगा कि आपको ये कहानी सुनने में कैसी लगी। बाकी रहा सच या झूठ, वो तो आपके सामने ही है। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जुबेर है और मैं उत्तर प्रदेश विशुनपुरवा का हूं। मैं आपको अपनी एक रियल कहानी बताने जा रहा हूं। बात दरअसल 2022 की है, जब मैं गांव में था। मैं ठीक जॉब के लिए बाहर रहने वाले दोस्तों से अक्सर हालचाल पूछता रहता था। इसी तरह एक दिन मेरे पास मेरे एक दोस्त का कॉल आया, जो कि बेंगलोर में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। उसने कहा कि यहां मैंने तुम्हारी जॉब की बात की है, तुम अपने डॉक्यूमेंट लेकर जल्दी से यहां आ जाओ। दोस्तों, मैंने ठीक है कहा और अपना टिकट बेंगलोर के लिए कटवा लिया और सीधा अपनी टिकट बनवा ली। मैं जब बेंगलोर पहुंचा तो वहां पर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, पर उसी बीच मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। वो सवाल ये था कि मैं इतने दिन से जॉब के लिए बात कर रहा था तो उस वक्त एक भी वैकेंसी खाली नहीं थी, तो अचानक 2 वैकेंसी कैसे खाली हो गई। खैर, एक हफ्ते नाइट शिफ्ट करके मैं डे में आ गया और एक हफ्ते में मेरी सभी लोगों से थोड़ी बहुत जान पहचान भी हो गई। दोस्तों, हम यूपीएल कंपनी में गार्ड का काम करते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ 10 गार्ड और 2 गनमैन और ठीक है कुत्ता है। तो ठीक नाइट के समय 1 गनमैन और 4 गार्ड रहते हैं। बाकी 6 गार्ड और 1 गनमैन डे में ड्यूटी करते हैं। बाकी फिर क्या था दोस्तों, एक हफ्ते नाइट में काम खत्म होने के बाद मेरी शिफ्ट डे में हो गई। फिर हम लोग आपस में बातें करने लगे। डे में सबने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने सबको अपने बारे में बताया। एक दिन मैंने गनमैन से पूछा कि सर, यहाँ तो कोई वैकेंसी खाली नहीं थी, तो अचानक से 2 वैकेंसी कैसे खाली हो गई। गार्ड ने बताया कि आसाम के 2 सगे भाई ड्यूटी पर थे और अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। बस उन्हें उनके गांव पहुंचा दिया गया। बस इसीलिए तुम्हारी जॉब
यहाँ पर लग गई। ये सब सुनकर मैंने गार्ड से पूछा कि यहाँ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है। गार्ड ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से ड्यूटी करो। मैंने ठीक है कहा और अपनी ड्यूटी पर चला गया। दोस्तों, अब मुझे 5 महीने हो गए थे। उसी बीच एक गार्ड गांव चला गया और ठीक उसकी जगह पर एक दूसरा गार्ड हमारी एजेंसी वालों ने भेजा, जो कि उड़ीसा से है। उसका नाम अनिरुद्धा गिरी था। समय के साथ साथ उसकी भी नाइट शिफ्ट हमारे साथ ही लग गई थी। दोस्तों, हमारी कंपनी में 3 गेट हैं, सबकी ठीक अलग अलग जगह पोस्ट लगती है। तो दोस्तों, अनिरुद्धा जो कि नया बंदा था, उसकी ड्यूटी मेन गेट पर लगी। उस वक्त हम लोग सेकंड गेट पर थे। तो ठीक रात के 12 बजे के बाद सेकंड गेट से मेन गेट तक राउंडिंग करनी पड़ती है, वो भी एक एक करके। मुझे आज भी याद है, उस दिन बारिश हो रही थी, हम लोग ड्यूटी पर थे, रात के 12 बज चुके थे और ठीक मेरा दोस्त जिसने मुझे यहाँ बुलाया था, वो राउंडिंग करने गया हुआ था। वो ठीक जैसे ही मेन गेट पर पहुंचा तो उसने पाया कि अनिरुद्धा टेबल पर बेहोश पड़ा हुआ था और खिड़की से पानी अंदर आकर वो पूरा भीग चुका था। साथ ही सोचने वाली बात तो ये थी कि पानी में भला कोई इंसान कैसे बेहोश हो सकता है। इसके बाद उसने मुझे कॉल किया और कहा कि मेन गेट वाला गार्ड बेहोश पड़ा है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम इंचार्ज को कॉल करो। उसने ठीक ऐसा ही किया, लेकिन रात के 1 बजे कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि डॉगमैन को कॉल कर लो, लेकिन वो भी रिसीव नहीं कर रहा था। इसके बाद मैंने उससे कहा ठीक है, मैं तेरे पास आता हूं, तू वहीं रुक। इसके बाद मैं गनमैन को बोलकर वहां से छतरी और डंडा और एक टॉर्च लेकर चुपचाप जाने लगा। जाते जाते मुझे अजीब सी स्मेल आ रही थी, लेकिन मैंने वहां पहुंचकर उसे टेबल पर ऊपर लेटा दिया। मैंने एक बोतल पानी भरी और मन ही मन ऊपर वाले को याद किया और कुछ आयतें भी पढ़ी। इसके बाद मैंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और कान में बोलना शुरू किया। 5 मिनट बाद उसे होश आ गया। दोस्तों, उसके होश में आते ही वहां इतनी तेज खुशबू हुई कि मैं और मेरे दोस्त का सर एकदम से चकरा गया। सुबह हुई और हमने ये सारी बातें अपने इंचार्ज को बताई। दोस्तों, इंचार्ज सुबह उसको हॉस्पिटल में लेकर गया और कुछ दवा देके डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, 2 दिन बाद उसका बदन पीला पड़ने लगा। ये सब देखकर हम सभी लोग डर गए। दोस्तों, फिर हमारे इंचार्ज ने गार्ड को फ्लाइट में उसे उसके गांव भेज दिया और हम सबसे कहा कि जो भी मेन गेट पर ड्यूटी पर हो, वो ध्यान रखना कि कुएं के पास टॉयलेट ना करे। शायद उसने वहीं रात को टॉयलेट किया होगा, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। दोस्तों, सबका मानना है कि यहाँ जिन्न रहते हैं। वैसे दोस्तों, मुझे भी 5 महीने हो गए थे और मैं भी अब वहां से अपने गांव वापस आ गया हूं। सच कहूं तो मैं कभी भी वहां ना जाने के बारे में ही सोचता हूं। बस इतनी ही थी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी कहानियां जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानियों को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।